नमस्कार। अनुराग कश्यप फिल्मी दुनिया में उनकी फिल्मों की चर्चा देश ही नहीं विदेशों तक होती है। इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं। गोरखपुर में जन्मे अनुराग कश्यप कभी वैज्ञानिक बनना चाहते थे। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में जूलॉजी की पढ़ाई के दौरान उनका रुझान थिएटर और फिल्मों की ओर बढ़ा और यहीं से जिंदगी ने नया मोड़ लिया। सपनों को पूरा करने अनुराग मुंबई आए, लेकिन उनका सामना संघर्षों से हुआ। जेब में महज 5,000 रुपये थे। कई रातें उन्होंने सड़क किनारे बेंच पर गुजारी। कभी छात्रावासों में खाना खाया तो कभी काम की तलाश में भटकते रहे। फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने उन्होंने पृथ्वी थिएटर में वेटर की नौकरी की। साल 1995 में उन्होंने फिल्मों की कहानी लिखना शुरू किया, लेकिन उनकी शुरुआती फिल्में रिलीज नहीं हो सकी। निर्देशन में पहला कदम रखा तो पहली फिल्म 5 सेंसर बोर्ड की आपत्तियों के चलते पर्दे तक नहीं पहुंची। नाकामियों ने उनके सामने कई मुश्किलें खड़ी की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। संघर्ष और चुनौतियों के बीच अनुराग कश्यप ने अलग पहचान बनाई। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को नया नजरिया दिया। आज अनुराग कश्यप अपनी नई फिल्म बंदर को लेकर चर्चा में है। कभी सड़कों पर रात गुजारने वाला ये नौजवान आज भारतीय सिनेमा का एक बड़ा चेहरा बन गया, हालांकि बहुत सारे विवादों से भी जुड़ा है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल हालात में भी अपने ख्वाबों का साथ नहीं छोड़ते। ये सिद्ध किया है अनुराग कश्यप और उनकी फिल्मों ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वितरित किए गए मंगलसूत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में नया विवाद। कोरिया जिला के खड़गवां विकासखंड के चनवारी डांड में फरवरी माह में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कई नवविवाहित महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें चांदी के नाम पर नकली मंगलसूत्र दिए। मामला तब सामने आया जब विवाह के करीब 4 महीने बाद कई महिलाओं के मंगलसूत्र काले पड़ने लगे। दुल्हनों ने मीडिया के सामने आकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन्हें चांदी का मंगलसूत्र देने का वादा किया था, लेकिन जो मिला वो नकली है। मामले ने तूल पकड़ा तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। विपक्ष ने सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग को घेरना शुरू किया। बढ़ते विवाद के बीच विभाग को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वीकार किया कि चांदी के बाजार भाव में बढ़ोतरी के कारण हितग्राहियों को कृत्रिम मंगलसूत्र दिए गए। विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति कन्या 50,000 रुपये की सहायता राशि निर्धारित है। इसमें 35,000 रुपये सीधे लाभार्थी खाते में जाते हैं, जबकि शेष राशि विवाह आयोजन, भोजन, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च की जाती है। विभाग ने यह भी बताया कि सामग्री मद में 100 रुपये की कटौती की गई थी, जबकि अतिरिक्त व्यवस्थाओं के लिए लगभग 1,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान। हालांकि अब इस पूरे मामले ने योजना की पारदर्शिता और गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। विभागीय स्तर पर मामले की जांच की बात कही जा रही है। सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है और नकली मंगलसूत्र देने वाले जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। श्रद्धा से भगवान के चरणों में चढ़ाए गए बाल अब तिरुपति मंदिर के लिए ब्लैक गोल्ड साबित हो रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आस्था और अर्थव्यवस्था का अनोखा संगम आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर में देखने को मिल रहा है, जहां श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए बालों से इस साल रिकॉर्ड कमाई हुई। तिरुमला तिरुपति देव स्थानम यानी TTD के आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 के पहले 27 दिनों में 12,43,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों में अपने बाल अर्पित किए। ये पिछले 2 वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा और एक नया रिकॉर्ड। केश दान में आई इस बढ़ोतरी का असर मंदिर के आय पर भी साफ दिखाई दे रहा है। TTD को चालू वित्त वर्ष में मानव बालों की बिक्री से करीब 176 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। ये आय पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 26 करोड़ रुपए अधिक है और अब तक की सबसे बड़ी कमाई। दरअसल मंदिर प्रशासन ने 283 टन मानव बालों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। नीलामी में छोटे बालों का आधार मूल्य 135 रुपये प्रति किलो, जबकि प्रीमियम श्रेणी के लंबे बाल 20,000 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे हैं। नीलामी के बाद ये बाल अमेरिका, इटली, चीन और ब्रिटेन समेत कई देशों में भेजे जाते हैं। इनका उपयोग विग, हेयर एक्सटेंशन, कॉस्मेटिक उत्पादों और फैशन इंडस्ट्री में होता है। भारतीय बालों की गुणवत्ता और मजबूती के कारण इंटरनेशनल मार्केट में इनकी भारी मांग है।
टीटीडी का कहना है कि गर्मी की छुट्टियों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण इस बार केश दान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। 23 मई को एक ही दिन में 57,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मुंडन कराकर नया रिकॉर्ड बनाया। आस्था से जुड़ी परंपरा तिरुपति मंदिर के लिए आय का बड़ा स्रोत है, जिसे लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से पहचानने लगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला। एक विवाहिता ने अपने पति और उसके एक मित्र पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का आरोप कि दोनों ने उसे लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। पीड़िता की शादी करीब 4 साल पहले अंबिकापुर निवासी युवक से हुई। महिला का कहना है कि शादी के शुरुआती दिनों के बाद पति के व्यवहार में बदलाव आया, जिससे दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। शिकायत के मुताबिक करीब 6 महीने पहले पति के काम के सिलसिले में राजस्थान गया। वहां उसकी पहचान युवक से हुई और दोनों के बीच समलैंगिक करीबी संबंध बन गए। कुछ समय बाद वो युवक अंबिकापुर पहुंचा और पति उसे अपने घर लेकर आया। इसके बाद दोनों लंबे समय तक साथ रहे। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसे लगातार मानसिक दबाव और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। विरोध करने पर मारपीट की गई, डराने धमकाने की कोशिश। आरोपियों ने किसी को भी घटना की जानकारी नहीं देने की चेतावनी दी। प्रताड़ना से परेशान होकर महिला घर छोड़कर अपनी बहन के यहाँ पहुंची और वहां से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गांधीनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। महिला के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की भी बात सूत्रों ने बताई है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। भागवत जी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सोच किसी को मिटाने की नहीं है और हम हिटलर की राह पर चलने वाले लोग नहीं हैं। तिरुवनंतपुरम में दिए गए उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक के शताब्दी वर्ष संवाद कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर बात रखी। उन्होंने संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले के उस बयान का समर्थन किया जिसमें पाकिस्तान के साथ संवाद की खिड़की खुली रखने की बात की। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की संस्कृति और विचारधारा किसी देश या समाज को समाप्त करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त हासिल भी कर ले, तब भी वहां के लोगों के साथ मानवीय दृष्टिकोण रखना होगा। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत का स्वभाव संवाद, सह अस्तित्व और शांति का रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम हिटलर नहीं हैं और इसलिए बातचीत की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। भागवत ने संकेत दिया कि किसी भी विवाद का स्थायी समाधान युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से निकालना होगा। उनके मुताबिक सरकारों और आम नागरिकों के बीच अंतर समझना जरूरी है। आरएसएस प्रमुख का बयान ऐसे वक्त आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बहुत दिनों से तनावपूर्ण बढ़े हैं। उनके इस बयान को दोनों देशों के रिश्तों और भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट विकास की नई उड़ान भर रहा है। आज यात्री दिवस पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और बढ़ती हवाई कनेक्टिविटी के बीच एयरपोर्ट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। अब रायपुर एयरपोर्ट एयरबेस A321 जैसे बड़े विमानों के संचालन में पूरी तरह सक्षम है। एयरपोर्ट प्रशासन का दावा है कि पिछले 12 वर्षों में यहां सुविधाओं और सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट अब मध्य भारत के प्रमुख हवाई अड्डों में मजबूत पहचान बना चुका है। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक 12 वर्षों में यहां यात्री सुविधाओं, हवाई सेवाओं और बुनियादी ढांचों में विस्तार हुआ है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए आधुनिक लाउंज, आसान चेक इन व्यवस्था, मदर एंड चाइल्ड केयर सुविधा और निःशुल्क वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके साथ ही यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने कई नई सेवाएं शुरू हुई। एयरपोर्ट डायरेक्टर योगेश नागाइच ने बताया कि बुनियादी ढांचे के विकास के चलते अब रायपुर एयरपोर्ट एयरबेस A321 जैसे विमानों के संचालन के लिए तैयार है।
इससे भविष्य में नई उड़ानों और नए गंतव्यों को जोड़ने की संभावनाएं मजबूत होगी। रायपुर एयरपोर्ट कार्गो हब के रूप में भी तेजी से विकसित हो रहा है। यहां से प्रदेश के कृषि और वन उत्पाद देश और विदेश के बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि आने वाले वक्त में रायपुर एयरपोर्ट को क्षेत्रीय एविएशन और लॉजिस्टिक के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम जारी है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इंटरनेशनल जो उड़ानें हैं वो भी रायपुर एयरपोर्ट से संचालित की जाएंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। आज की चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।